नमस्कार, स्वागत है आपका सूर्य समाचार के खास शो प्रजा के पहरेदार में। प्रजा के पहरेदार में आज हम एक मर्तबा फिर बात करेंगे सबसे बड़ी पंचायत की, जिसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है देश और प्रदेश के विकास की, देश के संविधान की, जिसके अनुसार हमारे देश के कानून का संचालन होता है। लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां ही देश के संविधान का उल्लंघन करेंगी तो क्या होगा? इसी मुद्दे पर लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी संविधान पर चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में संविधान को लेकर कई तथ्य रखे गए और एक दूसरे पर आरोप भी लगाए गए। वहीं लोकसभा की बात करें तो एक बार फिर लोकसभा में काफी हंगामा देखने को मिला और बांग्लादेश हिंसा, अडानी जैसे कई मुद्दे उठे, जिस पर तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। आखिरकार क्या है वो मुद्दे जिन पर पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ी? संविधान को लेकर कौन किसे गुनहगार बता रहा है? इन सभी विषयों को हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे अगले आधे घंटे के दौरान। तो देखते रहिए प्रजा के पहरेदार। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी संविधान पर चर्चा हुई, लेकिन इससे पहले सदन में नए सांसदों ने शपथ ग्रहण की, जिसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिवंगत नेताओं को याद किया और मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। I refer with profound sorrow to the passing away of former members of this august house, Shri Gopal Vyas and Dr. K. Malaisamy. Shri Gopal Vyas passed away on the 7th of November 2024. He served as a member of this House, representing the state of Chhattisgarh from 2006 to 2012. Born on 15th February 1932 in Nagpur district of Rajasthan, Malaisamy passed away on the 6th of November 2024. He served as a member of this House, representing the state of Tamil Nadu from 2004 to 2010. दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद किरण रिजिजू, राजभूषण चौधरी सहित कई सांसदों ने सदन के पटल पर अपना प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सदन में भारत के संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा शुरू हुई, जिसकी शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, जिन्होंने संविधान पर चर्चा करते हुए कई बातें रखी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने आभार जताया। Thank you, Honorable Chairman, sir. Honorable Minister, Honorable members, time will not be a constraint. In the Lok Sabha, the debate was fructifying in terms of time as well. I will accommodate as many as speakers who may be keen to contribute, and towards that we will be increasing the time. I will report that at 2 p.m. today. Thank you. Nirmala Sitharaman. Thank you very much, sir. So let me first start by thanking the Honorable Prime Minister, the Leader of the House, Shri Jagat Prakash Nadda, my party, and you, the Honorable Chairman, for giving me this opportunity. सदन को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों का जिक्र किया और कहा कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे देश का संविधान किसी भी व्यक्ति के नेचर पर निर्भर करता है। अगर ये किसी गलत व्यक्ति के हाथ में जाता है तो लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वहीं अगर ये सही व्यक्ति के हाथ में जाता है तो इसका सही इस्तेमाल होता है। Going by the words of Dr. Ambedkar, if you had good people who are called to work on it, give good outcomes. If you have, I'm using Ambedkar's words, bad people who are brought to work on it happen to give such outcomes which are discussed. So if I move to talking about those amendments which have gone through these 4 tests, we'll be able to see how the intent and the outcome
are justifiable and people in the history books do write about them. Sequentially, because it is the first ever amendment, I'd like to take about the first Constitutional Amendment Act of 1951. So it's been said, and Honorable Prime Minister, while talking in the Lok Sabha, also referred to the fact that there was an interim government. निर्मला सीतारमण ने सदन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर सरकार विरोधी आवाज को दबाने का आरोप लगाया, जिसका जिक्र उन्होंने मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और एक्टर बलराज साहनी के नामों के जरिए किया और बताया कि कांग्रेस ने कैसे अपने शासनकाल में संविधान का दुरुपयोग किया था. And Balraj Sahani were both jailed in 1949 itself. For what mistakes, sir? During one of the meetings organized for the mill workers in 1949, Majroor Sultanpuri recited a poem that was written against Jawaharlal Nehru, and therefore he had to go to the jail. Sir, he refused to render an apology for the same and was jailed therefore in 1949 along with Balraj Sahni, eminent actor of those days. So that is the level of tolerance, and today we hold our constitution in our hand, go about it and say freedom of speech. There is sense of fear in the country. Majroor Sultanpuri didn't feel it, Balraj Sahni didn't feel it, but the history repeats when it comes to the Congress party. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर परिवारवाद और सत्ता लोभ होने का आरोप भी लगाया और बताया कि कांग्रेस ने कैसे अपने परिवार को बचाने के लिए संविधान में संशोधन कर संविधान का दुरुपयोग किया. Valid retrospectively, which added Article 392A to the Constitution. What did it say? It said elections to the President, Vice President, Prime Minister and Lok Sabha Speaker cannot be challenged in any court in the country, and it can be done only before a parliamentary committee. Imagine the extent to which for a person to save her chair, इसीलिए किस्सा कुर्सी का was banned. कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ही हम जाकर के अमेंडमेंट करेंगे पार्लियामेंट में. यही है इनके इतने दूर तक जाने वाले विषय. कानून को दुरुपयोग करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना देश के हित में नहीं है. प्रोसेस सही नहीं होता, इससे आर्थिक सुधार कुछ होने वाले नहीं है या सामाजिक सुधार भी कुछ होने वाले नहीं है. व्यक्तिगत और परिवारवाद के लिए ही अमेंडमेंट हुआ है. संविधान पर चर्चा में राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 से अधिक देश स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने अपना संविधान लिखा, लेकिन कई लोगों ने अपने संविधान को बदल दिया. न केवल उनमें संशोधन किया बल्कि वस्तुस्थिति रखने की कोशिश भी की. उनके संविधान की संपूर्ण विशेषता को कई बार बदल दिया गया, लेकिन हमारा संविधान निश्चित रूप से समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इसमें कई संशोधन हुए हैं. सदन को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने शाहबानो केस का भी जिक्र किया और बताया कि कांग्रेस ने कैसे मुस्लिम महिला को न्याय नहीं मिलने दिया, जिससे शाहबानो को इंसाफ नहीं मिल सका. अगर कोर्ट से एक ऑर्डर आता है उसको भी, क्योंकि हमारे राजनीति के लिए वो उचित नहीं है, इसीलिए सामाजिक न्याय दिलाने वाले कोर्ट के आदेश के खिलाफ आकर के अमेंडमेंट कानून को करते हो हाउस में. इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा सर शाहबानो बेगम केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को न्याय दिलाने के लिए, एलिमनी देने के लिए, डाइवर्स के बाद जो पैसा मिलना चाहिए वो दिलाने के लिए कोर्ट से जो आदेश आए, द कांग्रेस पार्टी पास्ड the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, which denied, it's very important, it denied Muslim women their right to alimony. सामाजिक न्याय, महिला के लिए न्याय,
मिलना नहीं चाहिए, चाहे वो कोर्ट में से आता है या कुछ और जगह से आता है, हम कानून से उनको नकार देंगे। निर्मला सीतारमण ने इस दौरान आपातकाल यानी इमरजेंसी का भी जिक्र किया और देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान की गई गलतियों का जिक्र किया। इस दौरान तत्कालीन सरकार ने विपक्ष और सत्ता विरोधी आवाज को दबाने के लिए प्रशासनिक बल का इस्तेमाल किया और पूरे विपक्ष को जेल तक भेज दिया। During the emergency, when the term of the Lok Sabha was extended without proper justification, they invoked the law to say Parliament has to be in session for 5 years, but we needed to have one extra year, so the act was extended. The Lok Sabha term was extended, and in that extended term, when the entire opposition was put to jail, there was nobody there, and entire opposition was in the jail. Then comes constitutional amendment, sir. The process, the touchstone that we need to have, is the process valid? That was a total invalidated process, and therefore I would think this is a blatant abuse which the country majorly agreed on. आपातकाल का जिक्र करते हुए निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का आरोप लगा दिया और बताया कि कैसे आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। So 21 MPs, all opposition, belonging to all opposition parties, were held in jail. Manya Advani ji, Manya Atal ji were all in jail under Preventive Detention Law, Maintenance of Internal Security Act 1971, the infamous MISA. And I know of political leaders who have chosen to have their children named after MISA to remember those black days. And now they wouldn't even mind having alliance with them. इस दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सदन को संबोधित करते हुए तत्कालीन सरकार का बचाव किया और इंदिरा गांधी के फैसलों को सराहा भी। I have Granville Austin in my hands right now, and the same Granville Austin writes that the 44th Amendment was passed by the Lok Sabha and the Rajya Sabha to override the 42nd Amendment, large parts of the 42nd Amendment. And who voted on the 7th of December 1978 to repeal parts of the 42nd Amendment? It was Indira Gandhi herself. So Indira Gandhi in 1978 voted to repeal the parts of the 42nd Amendment which she realized had resulted in her electoral loss. So it's not, don't read selectively. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के बयान पर नेता सदन जेपी नड्डा ने पलटवार किया और बताया कि मोरारजी देसाई के शासनकाल में कानून में संशोधन हुआ जिससे लोगों ने राहत की सांस ली थी। करना चाहता हूं कि 1978 में मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर, जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट को 44th अमेंडमेंट से हटाने का काम किया और आपको जनता ने हरा दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी was no more the prime minister, and when she was the prime minister, तब उन्होंने हर तरीके से प्रजातंत्र को रोकने का, गला घोटने का काम श्रीमती गांधी ने किया था। जयराम जी प्लीज, मुझे सुना नहीं, मुझे ठीक तरीके से उन्होंने सुना नहीं। मैंने कहा था 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे और 6 दिसंबर 1978 में लोकसभा में इंदिरा गांधी जी ने वोट किया 44th अमेंडमेंट के लिए। यही तो मैंने कहा था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मजरूह सुल्तानपुरी और बलराज सहानी दोनों को 1949 में जेल में डाल दिया गया था। 1949 में मील मजदूरों के लिए आयोजित एक बैठक के दौरान
मजरूह सुल्तानपुरी ने एक कविता पढ़ी जो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लिखी गई थी और इसीलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने इसके लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कांग्रेस का रिकॉर्ड इन दो लोगों तक ही सीमित नहीं है। 1975 में माइकल एडवर्ड्स द्वारा लिखी गई एक राजनीतिक जीवनी नेहरू पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने किस्सा कुर्सी का नामक फिल्म पर भी सिर्फ इसलिए प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे पर सवाल उठाया गया था। सदन को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर न्यायिक प्रणाली के अपमान का भी आरोप लगाया और तत्कालीन सरकार को घमंड में चूर भी बता दिया। Now the power of this parliament is declared to be out of bounds for any court. It is left to the courts whether they should defy it. He continues, I do not know whether they will have the temerity to do that. But if they do, that will be a bad day for the judiciary. The committee of the House is sitting with regard to the inquiry into the conduct of judges. We have got our methods, our machinery. Unquote. Sir, imagine if today one of our MPs would say, anywhere, would say this and say the temerity of the judges, the courts, but no, what we hear from Congress today, oh, you are undermining institutions, you have no respect to the Constitution, you that, you this. Look at this one statement, sir. And during emergency, passing the 42nd Amendment, the attitude of Gamand, the Gamandiya Gadbadhan, even today, but then they spoke that, passing the 42nd Amendment. The people of India didn't forgive this, and that's why they lost miserably. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने सदन को संबोधित करते हुए जीएसटी को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और बताया कि कैसे कांग्रेस जीएसटी संशोधन पेश करने में विफल रही थी। GST related constitutional provisions has never been encouraged prior to its bringing by Prime Minister Modi in 2017. Sir, this started very quickly to trace the timeline, sir. Shri Atal Bihari Vajpayee was the first to suggest during the NDA rule in 2000 to get going with the GST. However, the sincere efforts that he made could not realize or could not see the light of the day. And the 10 years after his tenure, led by the UPA, did not much do to get it on board. Sir, within 2 years after the introduction in the Parliament of the GST related 101st Constitutional Amendment Act was passed and ratified by more than 50 states with effect from 8th September 2016. Just the data will tell you, sir, where the Congress party was. Despite being a coalition comprising of 26 parties, the UPA could not manage to get this GST. Even Congress-ruled states were opposed for the GST to be brought in. सदन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर देश की आर्थिक व्यवस्था की हत्या करने का आरोप लगाया और बताया कि कैसे कांग्रेस ने देश की आर्थिक व्यवस्था की हत्या कर दी। If it's not been delivered by them, what did that socialism do to us? So, when Prime Minister Modi says, Vikasit Bharat 2047, we all should have to work together to make sure that that is done with all of our responsibilities intact and such changes to the Constitution which they brought, which has only brought in decay for the Indian economy. I will not get into the details. Another paper from 2009, sir. Cato Institute Center for Global Liberty and Prosperity. What are we discussing? Yeah, we are discussing the Constitution and the mistakes done by the Congress party, as a result of which the Indian economy is suffering, sir. Socialism kills. The human cost of delayed economic reform in India, sir. I'll authenticate this and give it to you to show how Congress party's attempts have only weakened the Indian economy.
इस दौरान निर्मला सीतारमण ने बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल की तुलना भी की और बताया कि कैसे बीजेपी का शासनकाल महिलाओं को बेहतर जीवन देने में मददगार साबित हो रहा है, वहीं कांग्रेस ने महिलाओं के साथ धोखा किया, इसका जिक्र उन्होंने किया। BJP has consistently supported women's reservation in Rajya Sabha 2010, sir. I remember late Shri Arun Jaitley supported passionately to pass that, and in Rajya Sabha it was passed. But curiously, why that didn't go to the Lok Sabha, no one knows. And in the Lok Sabha, I think it was for reasons better known, but what was said in the public was some of the alliance partners were not favoring, and therefore the Indian National Congress did not have the courage to take it into the Lok Sabha at that time. BJP's Sankalp Patra of 2014 supported women's reservation, and again Sankalp Patra before the 2019 election also very clearly supported. But I want to highlight the fact, sir, that in 84-89, Shri Rajiv Gandhi had 426 members in the Lok Sabha and 159 members in the Rajya Sabha. They did not have the conviction to pass the women's reservation bill at that time. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन को संबोधित किया और सबसे पहले बांग्लादेश का जिक्र करते हुए सदन में बांग्लादेश में हो रही हिंसा के मामले को उठाया और वहां रह रहे अल्पसंख्यक लोगों को सुरक्षित करने की अपील उनकी तरफ से की गई। हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के दो टुकड़े करके और बांग्लादेश को लिबरेट करके और 1 लाख लोग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी कराकर इस देश को बचाया और इस देश की शान पूरे दुनिया में चले गई और सारे लोग और 1 लाख लोगों को बंदी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो जिनको आयरन लेडी कहते हैं उसने ये बता दिया अगर हमारे नजदीक अगर कोई आए तो उनकी खैर नहीं, ये उन्होंने बता दिया। और आज वो दिन है बांग्लादेश लिबरेशन, और वहां पर जो गड़बड़ी चल रही है कम से कम ये लोग आंख खोलकर वहां के माइनॉरिटी को बचाने की कोशिश तो करें। राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं ऐसे नेताओं को जानती हूं जिन्होंने उन काले दिनों को याद रखने के लिए अपने बच्चों के साथ उन्हें किसी तरीके से कनेक्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी अब उन्हें उनके साथ गठबंधन करने में कोई आपत्ति नहीं है। वहीं राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में बांग्लादेश हिंसा का मामला उठाया और सरकार से बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपील भी की। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज भी कसा। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, जरूर सुने। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं पढ़े, अब उनको बताना पड़ता है कि हमको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है। हम नहीं सर, हम तो म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़े हैं, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। निश्चित है कि उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है, उनकी हिंदी भी अच्छी हो सकती है और सभी कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके करतूत क्या है अच्छे नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन को संबोधित करते हुए सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला और मनुस्मृति का जिक्र करते हुए संविधान के अपमान का आरोप भी लगा दिया। जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? अरे आपने तो साहब ये संविधान जब बना आपने जब
कि जब यह संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय, ये जो रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का पुतला वहां पर रख के इन्होंने जलाए उस दिन, जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन को संबोधित करते हुए आरएसएस का जिक्र किया और आरएसएस के विचारों पर निशाना भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा। भारत के संविधान का विरोध किया था क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित संविधान नहीं था। इस बारे में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में विरोध करते हुए संपादकीय यानी एडिटोरियल में ये लिखा था, आप लोगों के मन में आज भी मनुस्मृति वो कायम है। मैं बार बार बोलता रहा, आप लोग उल्टा हमारे ऊपर ही इल्जाम आप लगा दे रहे। सर सभापति जी, न तो इन्होंने संविधान को स्वीकार किया, न तिरंगे झंडे को माना। इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को कोर्ट के आदेश पर आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा। सदन को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पक्ष पर अपने अनुसार संविधान के शब्दों के चुनाव का आरोप लगाया और अपने अनुसार तथ्यों को प्रस्तुत करने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। जो बातें आप अच्छी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी और गांधी जी की थी और दूसरे नेताओं, वो सब छुपा छुपा के कट पेस्ट जो अच्छा लगता है वो पढ़े। और यहाँ मैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ लोकसभा में जो कहे थे, मैं उनका भी पूरा स्पीच देखा, लेकिन वो टिप्पणी यहाँ नहीं करना। और राजनाथ सिंह जी का वो भी देखने के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो जो भी कोट वहाँ कर रहे थे, सब कोट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाबा साहब अंबेडकर ने जो बोला था और दूसरे नेता वही कोट किए, इनकी दिल की बात बाहर नहीं आई। वो खुद इस संविधान को चाहते या नहीं चाहते, हमको क्रिटिसाइज करने के लिए, टीका करने के लिए कौन से पैराज, कौन से शब्द प्रयोग करना उतने उठा के वो बोलते गए। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा और कांग्रेस के शासनकाल में किए गए कामों की तुलना उनके साथ करते हुए वो नजर आए। सर, पीएम या तो अतीत में रहते हैं या कल्पना लोक में। ऐसा लगता है कि वर्तमान उनकी डिक्शनरी में नहीं है। बेहतर होता कि तो वो बता देते कि 11 साल में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत हुआ। डिमोनेटाइजेशन हो, दूसरे हो, सब खत्म करने की बात ही करें। गरीबों को आर्थिक दृष्टि से कुचले ऐसे लोग हमको पाठ पढ़ा रहे कि आर्थिक मजबूती हमने की। अगर सोशलिज्म की बात करते उसको भी टीका आपने किया। मैडम, अगर सभापति जी, अगर सोशलिज्म ये जो है लैंड रिफॉर्म्स नहीं आता, बैंक नेशनलाइजेशन नहीं होता, फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं आता, नरेगा नहीं आता, तो आज गरीब मरते थे। और कोविड में आपको जो आश्रय मिला वो नरेगा से मिला, वो फूड सिक्योरिटी से मिला और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत जो बच्चों को आज पढ़ाई हो रही, ये है काम। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम लेकर निर्मला सीतारमण और बीजेपी नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री काफी पढ़ी हैं, अर्थशास्त्र की अच्छी जानकारी है क्योंकि वो जेएनयू से पढ़ी है,
यहां से पढ़कर कई लोग प्रोग्रेसिव रहे और देश के विकास में अहम रोल अदा कर रहे हैं। सदन को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपातकाल को लेकर सत्ता पक्ष पर पलटवार किया और राजनीति करने का सीधा आरोप भी सत्ता पक्ष पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से लगाया गया। और इमरजेंसी की बात तो बहुत बार हो गई। अब जब से इलेक्शन से पहले भी इमरजेंसी की बात, इलेक्शन आने के बाद भी हुई, फिर उसके बाद में एक इलेक्शन में भी, दूसरे इलेक्शन में भी, तीसरे इलेक्शन में भी हुई, सदन में भी हुई, यही बात करते रहते हो। लेकिन उसका तो उन्होंने उत्तर दिया, जो गलती हो गई गलती हुई है, लेकिन इसके लिए हमको सुधारना है। तो इन्होंने कितना टीका किया, उन्होंने सहन किया, आपने उसको सदन से बाहर निकाला और इंदिरा गांधी जी 1980 में थंपिंग मेजॉरिटी से चुन किया। संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, लेकिन इस दौरान कुछ नेताओं की तरफ से तर्कसंगत बातें भी की गई और कुछ बयान खुलकर भी दिए गए। कौन से हैं वो बयान, कौन सी है वो बातें, जरूर सुने। बार बार महिला आरक्षण की बात होती थी, कैबिनेट में पास होता था, पेश किया जाता था, लेकिन कभी पास करने की मंशा के साथ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल नहीं लाया गया। और हमेशा कहीं ना कहीं किसी की पार्टी की आड़ लेकर ये महिला बिल खाली धूल झोंकने का, आंखों में धूल झोंकने का काम होता रहा। ये बात सच्चाई है, मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं है। आज मोदी जी ने, एनडीए ने 2014 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में डाला, 2019 के मैनिफेस्टो में डाला और आज उसको सिद्ध करके, उसको मंजूर करके अगली 2029 की लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने वाला है। तो नियत और नीति में कितना फर्क है सर, हमने देखा है, इसलिए नहीं बोलता मैं, अगर अन्यथा नहीं बोलता। A frequent criticism of the governor in this connection is that he sometimes act on behest of opinion of government. मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि ये Thank you, sir. Next speaker, Honorable Member Shri Praful Patel. बीजेपी के लोगों से और ये कहावत है हम लोग की तरफ, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, इस संविधान का लेकर के घूम रहे हैं। इसके अलावा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, Mike. ये मैं 2 मिनट पे समय लिया हूँ, तो दीजिए ना उनको। ये जातिगत जनगणना का कॉपी लेके घूमते रहते हैं। देश में अकेला राज्य बिहार है जो कास्ट सेंसस किया। मैं था इंडिया के मीटिंग में था जब बॉम्बे में नीतीश कुमार जी ने कहा जातीय जनगणना लाइए, एजेंडा में लाइए, और जो टीएमसी के नेता हैं जो लगता है इनकी बैतरनी 2029 में पार कराएंगी उनका नाम लेकर के, उन्होंने विरोध किया। कांग्रेस के लोगों चुप रहे। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। एक तरफ जहां कांग्रेस ने विजय दिवस का जिक्र करते हुए वर्तमान सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं वर्तमान सरकार ने भी विपक्ष पर पलटवार किया और विपक्ष पर इतिहास छुपाने का आरोप भी लगा दिया। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, भारतीय सेना ने, भारतीय सेना के नायकों ने और उस वक्त की लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा काम किया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बंदी बनाकर छोड़ा था और पाकिस्तान ने जो प्रजातंत्र की हत्या की थी, लोकतंत्र की हत्या की थी, हमने वहां लोकतंत्र स्थापित किया था। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभापति महोदया, देश को यह बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन में नजरुल इस्लाम, त्रिपुरा के जो राजा थे बर्मन फैमिली, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे मुकुल सांगमा जो टीएमसी में है उनके पिताजी, और सबसे बड़ा जो योगदान रहा बाबू जगजीवन राम का, उस वक्त के रक्षा मंत्री जो थे, उनको इतिहास ने जो है, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा वही सफल हुआ था
दलित, वंचित, शोषित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम ने जो ये भूमिका निभाई थी, उनको इतिहास ने भुला दिया। इंदिरा जी का योगदान था, कोई उसको नकार नहीं रहा है, लेकिन बाबू जगजीवन राम के योगदान को तो आज तक समाज ने नकारा है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उनके सभापति महोदया जी बहुत खुद कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। लोकसभा में एक बार फिर कांग्रेस की ओर से अडानी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया और बीजेपी के शासनकाल में विकास की बात भी उन्होंने कही। Our economic policies, assets, foreign policies, everything is rooted for one man, sir. One man, everything for. Now, sir, now it is a high time. Sir, now it is a high time. We call this dubious crony capital government. This government is basically, sorry to say that in this parliament, sir, this government has become basically of Adani, by Adani, for Adani. That is this government has become that. Because otherwise, in this space, why you are worrying about taking an action? You need credibility for the stock market. You need to protect the interest of the people who are investing in the stock market. Therefore, you are not taking any action. You are not taking any action. Therefore, for whom you are not taking? Why you are scaring to take actions? LOP बोला तो उसको वहाँ एक कन्वेंशन है कि सुनना पड़ेगा, उसने बैठा है। MOS फाइनेंस पूरा नोट कर रहे हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम लोग भी सुन रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है, आप जिस आदमी का बार बार जिक्र कर रहा है, मोदी जी ने उसको करोड़पति, हमारा किसी ने उसको करोड़पति नहीं बनाया, आप लोगों ने ही बनाया है, हम लोग नहीं बनाया। हम लोग ने यूनिकॉर्न बनाया, हम लोग स्टार्टअप किया, हम लोग स्टैंड अप को आगे बढ़ाया। यूनिकॉर्न हाईएस्ट हम लोगों का समय में पैदा हुआ है। ये जो आप नाम ले रहे हैं, सारा पोर्ट, सारा एयरपोर्ट, सब बिजनेस आप लोगों ने ही दिया है। खामखा अब हम लोगों को बदनाम मत कीजिए। इस देश में बहुत उद्योगपति है जो आप लोगों का समय में पैदा हुआ है। यहाँ आप इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता है। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विजय दिवस का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में मजरूल सुल्तान, त्रिपुरा के राजा वर्मन फैमिली, कांग्रेस के पूर्व नेता मुकुल संगमा और बाबू जगजीवन राम का अहम योगदान था, लेकिन बाबू जगजीवन राम के नाम को भुला दिया गया। काबिल गौर है कि पिछले दिनों की तुलना में राज्यसभा शांतिपूर्ण तरीके से चली, जिससे संसद में मौजूद सभी सांसदों ने अपनी बात को रखा। हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ हद तक वार पलटवार होता हुआ जरूर दिखा, लेकिन सत्र शांतिपूर्ण रहा। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में एक बार फिर विपक्ष की ओर से अडानी का मुद्दा उठा, जिस पर सत्ता पक्ष ने भी करारा जवाब दिया। बहरहाल बात जो भी हो, अब देखना यह होगा कि संसद सत्र के आगामी दिनों में सत्र कैसा रहता है, संसद शांतिपूर्ण तरीके से चलता है या फिर हंगामा है क्यों बरपा, एक बार कहने को हम फिर मजबूर होते हैं। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे क्या कुछ चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा में। अभी के लिए हमारे खास शो प्रजा के पहरेदार में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।